एक रेलवे ट्रैक आता है, वहाँ पे वो गया, जाके उसने अपना गर्दन वहाँ रख के कट के मर गया। कि उसका पूरा चेहरे पे ब्लड ब्लड हो गया था, मतलब आवाज से बात करने लगता था। मेंटली ही वो अलग तरह का हो गया था। उसने ना आव देखा ना ताव देखा, इतनी बुरी तरीके से अपना मासी को पीटा उसने। वो रूम लॉक करके उसने इतनी बुरी तरीके से पीटा उसकी मासी को। अचानक 12-1 बजे को बाहर चला जाता था। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से आपको फेसबुक को प्यार देना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके उसे फॉलो कर सकते हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से ही कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी पुरानी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ ले ले जिसे ज़िंदगी भर वो उतार ना पाए। वैसे आगे बढ़ने से पहले मेरी हमारी जनता से बस एक ही सवाल होगा, जो नई जनरेशन आ रही है उसको लेकर आपके क्या ही विचार हैं। ये नई जनरेशन चैलेंज लेने को तैयार रहती है, अपने आप को मर्द साबित करने के लिए किसी भी हद तक गुजरने को तैयार होती है। लोग अपने माँ बाप से छुप के नशे करते हैं, लोग अपने माँ बाप से छुप के गर्लफ्रेंड घुमाते हैं और चीज़ें इस तरीके से करते हैं कि जब वो सामने आती है तब बहुत देरी हो जाती है। ये पूरा रियल इंसिडेंट हमें ज्योति ने भेजा, जो कि आसाम के गुवाहाटी की रहने वाली है। ज्योति ने बताया कि अक्षय भाई, मैंने मायोंग के बारे में बहुत सुना है। आसाम में मायोंग है जो कि अपने ब्लैक मैजिक के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। कहते हैं वहाँ पर ऐसे ऐसे तांत्रिक है जो इंसान को कबूतर तक बना देते हैं, मुर्गी तक बना देते हैं। लेकिन ये नहीं पता था कि मेरे ही एरिया में, मेरे ही बगल वाले घर में, मेरी ही बेस्ट फ्रेंड के घर में कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे हम जिंदगी भर उभर नहीं पाएंगे। ज्योति ने बताया कि अक्षय भाई, जिस एरिया में आसाम में हम रहते हैं वहाँ पर मिडिल क्लास फैमिली के लोग रहते हैं, थोड़े बहुत बिलो पॉवर्टी लाइन भी है। और मेरी जो फ्रेंड है वो बिलो पॉवर्टी लाइन में ही आती थी। उसका नाम है शांति, जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई। ज्योति ने बताया कि अक्षय भाई, हमारे बगल वाले घर में 5 मेंबर्स रहते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा लड़का अभिनव। अभिनव जो कि 18-19 साल का था। ज्योति ने बताया कि बचपन से मैं उसे देखती आई हूँ। उसके बाद आती हैं शांति। शांति जो कि एक बहुत सिंसियर लड़की है, अपने घर की बहुत ज़्यादा मानने वाली, अपने घर को बहुत ज़्यादा फॉलो करने वाली, आज्ञाकारी लड़की जिसे कहा जा सकता है। उसके बाद शांति के बड़े भाई जो कि बगल वाले कमरे में रहते थे, मतलब उसी घर में 2 कमरे बने हुए थे, जिसमें एक में शांति के बड़े भाई और उनकी बीवी रहती थी और एक कमरे में शांति अपनी मम्मी और अपने छोटे भाई अभिनव के साथ रहती थी। ज्योति ने बताया कि भाई इनके घर में इनके पापा जी नहीं थे, काफ़ी टाइम पहले वो ऑफ हो गए थे। ज्योति ने बताया कि अक्षय भाई, इनके घर में खुशियों की कमी नहीं थी, बहुत प्यार से रहती थी पूरी फैमिली। लेकिन धीरे धीरे इनके घर में अलग अलग तरीके की हरकतें शुरू हो गई। बात है 2022 की। ज्योति ने बताया कि अक्षय भाई, हमारे जो बगल में घर था जिसमें मेरी बेस्ट फ्रेंड शांति रहती थी, उसका छोटा भाई अभिनव रात को अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है। मतलब रात को वो उठता, इधर उधर घूमता, पूरे घर में टहलने लग जाता। उसका जो नेचर था वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था, इतना ज़्यादा एग्रेसिव कि मोहल्ला बार बार बोलता था कि इसे किसी अस्पताल में दिखा लो। ज्योति ने बताया कि अक्षय भाई, मैंने इस चीज़ को देखा और मैंने इस चीज़ को समझा कि अभिनव में बहुत कम टाइम में बहुत सारे चेंजेस आ गए थे। वो दिन में बिल्कुल ठीक रहा करता था, जैसे ही रात होती थी, रात के 12-1 बजते ही वो अपने घर से बाहर निकल जाता और पूरी पूरी रात अजीब तरीके से भटकता रहता है। ऐसा लगता है जैसे घर में कभी कुछ ढूंढ रहा है, कभी बाहर कभी कुछ ढूंढ रहा है। और कितनी बार ऐसा हुआ है कि मोहल्ले में कुछ बच्चे हैं जो उससे बड़े हैं, वो आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, अभिनव अचानक से उनके बीच में जाता और किसी भी लड़के को बुरी तरीके से मारता, और इतनी बुरी तरीके से मारता कि उसके मुंह से खून निकाल देता था। अभिनव से जब ये चीज़ें पूछी जाती कि अभिनव आप ऐसा क्यों करते हो, या अभिनव तू ऐसा क्यों करता है, तो अभिनव का एक ही जवाब होता था कि मैंने ऐसे नहीं किया, उस लड़के ने सामने से मुझे छेड़ा था, मुझे गाली दी थी। हालांकि वो जो लड़के हुआ करते थे वो मेजॉरिटी में यही बोला करते थे कि अभिनव अचानक से आया और उसने हाथ पैर चलाने शुरू कर दिए। ज्योति ने पर्सनली इस बारे में शांति से कितनी बार बात की है कि अभिनव को तुम लोग कहीं दिखा क्यों नहीं लेते। जिस तरीके से अभिनव रिएक्ट कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये अभिनव है ही नहीं। लेकिन घर वालों ने कभी इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया। अब कुछ टाइम के लिए अभिनव के घर पे उनकी मौसी आ रखी थी। मौसी उसी कमरे में सोई थी जहाँ पर अभिनव
उनकी बहन शांति, उनकी मम्मी सो रही थी। आपको ये चीज़ तो मालूम होगी कि जब भी आप जगह बदलते हैं तो वहाँ पर बहुत मुश्किल से जल्दी से नींद आती है। मौसी इनके घर पे आ रखी थी, अभिनव के उसी कमरे में थी, उनको जल्दी से नींद नहीं आई। उनकी मौसी देखती है कि रात के 12:30-1 बजते ही अभिनव अचानक से उठते हैं कमरे में और कुछ ढूंढना शुरू कर देते हैं। उनकी जो मौसी थी वो इस चीज़ को देखकर बहुत दंग हो गई थी कि अभिनव रात को उठ के क्या ढूंढ रहा है, वो भी अंधेरे में। अंधेरे में अभिनव जैसे देख पा रहा था और वो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मौसी जी से इतनी बड़ी गलती होगी। मौसी जी ने अभिनव को नीचे लेटे लेटे अचानक से टोक दिया कि अभिनव तू क्या ढूंढ रहा है, ये कोई टाइम है ऐसे ढूंढने का या फिर घूमने का। ज्योति ने बताया कि अक्षय भाई आप बिलीव नहीं करोगे, अभिनव का पता नहीं क्या दिमाग फिरा, उसने ज़मीन पे सोती मौसी जी को लातों से पीटना शुरू कर दिया। इतनी बुरी तरीके से मारना शुरू करा, इतनी बुरी तरीके से मारना शुरू करा, जब तक मौसी जी के मुंह से चिल्लाने की आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से निकलने लगी। तभी शांति होश में आई और शांति अपने दूसरे वाले कमरे में भागी जहाँ उनके बड़े भाई सो रहे थे, उन्हें जगाया। जब बड़े वाले भाई आए और उन्होंने अभिनव को डांटा, चिल्लाया, तब अभिनव होश में आए और अभिनव अचानक से बोलते कि मैंने क्या किया, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं तो सो रहा था, मुझे क्या हुआ, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जो मौसी जी नीचे ज़मीन पर सो रही थी, उनके मुंह से रक्त बहना शुरू हो गया था। ये चीज़ें देखने के बाद, ये चीज़ें सब कुछ होने के बाद भी अभिनव के घर वालों ने इस तरीके से रिएक्ट किया कि अभिनव शायद दिमागी रूप से ठीक नहीं है, उनको दिखवा लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। जब ये बातें मोहल्ले तक पहुंचती थी तो ज्योति खुद हैरान थी कि अपनी मौसी को कोई इस तरीके से कैसे पीट सकता है। मोहल्ले में जब कोई भी जगह होता था तो वो देखता था कि अभिनव अचानक से रात को 1 बजे उठा और वो जंगल की तरफ चला गया। अभिनव क्या करने जाता था, किस टाइम आता था, ये लोग नहीं देख पाते थे। ये चीज़ें इसी तरीके से बीत रही थी। इसके बाद ज्योति ने बताया कि अक्षय भाई एक दिन की बात है, आसाम में बहुत सारे बांग्लादेशी लोग रहते हैं और बांग्लादेशी लोगों को ये टोटका, काला जादू, इनकी अच्छी नॉलेज है। ज्योति ने बताया कि अक्षय भाई जब वो बांग्लादेशी इंसान इनके घर के बाहर से निकल रहा था ड्राई फ्रूट का डब्बा लेके, तभी उसकी नज़र अभिनव पे पड़ती है और अभिनव को देखकर वो जो इंसान था वो घूरने लग जाता है। जैसे वो बांग्लादेशी इंसान समझ गया था कि अभिनव के साथ कोई बहुत बड़ी ऊंच नीच हो रखी है। साइड में ही अभिनव की मम्मी आ जाती है और वो जो बांग्लादेशी इंसान था वो अचानक से उनकी मम्मी को बोलते हैं कि आप इनको किसी ओझा से दिखवा क्यों नहीं लेते। तो उनकी मम्मी इस तरीके से रिएक्ट करती है कि आपको तो इस चीज़ की नॉलेज होगी तो आप ही बता दो, इस लड़के के ऊपर क्या दिक्कत आ रखी है, रात रात भर ये 1-1 बजे ऐसे निकल जाता है घर से, जंगल की तरफ चला जाता है। उस इंसान से बस एक ही गलती हुई, उस बांग्लादेशी इंसान ने अभिनव को देख के बताया कि मैं इसे ठीक कर दूंगा, मैं इसके ऊपर का उतार दूंगा, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। ज्योति ने बताया कि भाई ये चीज़ मुझे शांति ने बताई कि बांग्लादेशी इंसान की जब अभिनव की मम्मी से बात हो रही थी, अभिनव ने इस तरीके से उस इंसान को घूर के देखा। वो जो बांग्लादेशी इंसान था वो 2 मिनट में बोला कि नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे हाथ से सारा किस्सा बाहर है, और वो बांग्लादेशी इंसान अपने ड्राई फ्रूट के डब्बे उठा के वहाँ से भाग गया। ज्योति ने बताया अक्षय भाई जब भी मेरी शांति से बात होती मुझे हमेशा कुछ नया ही सुनने को मिलता कि अभिनव को जब भी किसी को दिखाने को बात होती तो अभिनव वहाँ से गायब हो जाते। किसी भी तांत्रिक मौलवी बाबा के पास कोई जवाब नहीं था कि अभिनव को हो क्या रहा था, और इन सब चीज़ों को ढूंढते हुए काफ़ी टाइम हो गया था। ज्योति ने बताया कि भाई जो शांति की मम्मी थी वो घर घर जाके बेबी सिटिंग किया करती थी और एक बहुत बड़े अफसर की वाइफ की बच्ची थी उसकी बेबी सिटिंग वो किया करती थी। तो वो जो बहुत बड़े अफसर की वाइफ थी उन्होंने अभिनव की मम्मी के सामने एक प्रपोजल रखा कि 6 महीने के लिए मेरे साथ लखनऊ चलो, वहाँ पर हमारा पुश्तैनी घर है, हम उसमें रहेंगे, और 6 महीने के हिसाब से अभिनव की मम्मी को बहुत अच्छे पैसे बताए। अभिनव की मम्मी के पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि घर में सबसे बड़ी वही थी, उनके हस्बैंड नहीं थे कमाने के लिए, उनको लखनऊ जाना पड़ा। ज्योति ने बताया कि अक्षय भाई यहाँ से अभिनव की मम्मी निकल गई लखनऊ के लिए उन अफसर की वाइफ के साथ, और घर में चीज़ें जो है वो बुरी तरीके से बिगड़ने लगी। मतलब अब जैसे अभिनव के ऊपर कोई रोक टोक थी ही नहीं, कोई उसके बीच में आने वाला नहीं था, वो किसी भी टाइम कहीं भी चला जाता था और किसी को कुछ भी समझ नहीं आता था कि अभिनव के अंदर ऐसी कौन सी मायावी शक्ति आ रखी है। उनके जो बड़े भाई थे उन्होंने कभी इस चीज़ पर बिलीव ही नहीं किया। ज्योति ने बताया कि भाई जिस तरीके से मेरी बेस्ट फ्रेंड शांति वहाँ पर पछता रही थी, ये सारी चीज़ें होती देख रही थी, शांति आज तक बोलती है कि मुझे समझ नहीं आया कि हमारी ज़िंदगी में कैसे हुआ, किसने किया, किसका हाथ था। अब इसके बाद जो चीज़ें मुझे ज्योति ने बताई वो जिस तरीके से मुझे पता चली, मैं भी यही चाहूँगा आप दिल थाम के सुनिए। ज्योति ने बताया कि अक्षय भाई मुश्किल से 4-5 दिन हुए होंगे जब अभिनव की मम्मी लखनऊ पहुँची होगी। अभिनव एक दिन सुबह लेट उठा, अप्रॉक्सीमेटली 11-11:30 बजे वो उठते हैं और अपनी भाभी को बोलते हैं कि भाभी मुझे पीने के लिए चाय दे दो। अभिनव की जो भाभी थी उन्होंने अभिनव को चाय पीने के लिए दी। अभिनव 11:30 बजे अपने घर से निकले और उसके बाद सीधा पूरे गाँव में हाहाकार मच गया। हाहाकार किस बात का मचा? ज्योति ने बताया कि अक्षय भाई हमारे घर से थोड़ी ही दूर पे एक रेलवे ट्रैक था। अभिनव वहाँ पे गया, उसने
ट्रैक पे अपनी गर्दन रखी और उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ होगा वो आप बखूबी समझ सकते हैं। ये खबर जब मोहल्ले में उड़ी कि वहाँ पर इस तरीके से एक मृत्यु हो गई है और वो और किसी की नहीं, अभिनव की थी। अभिनव ने अपने साथ ऐसा क्यों करा, ये एक बहुत बड़ा राज बन के रह गया। अभिनव की जो बॉडी थी उसे हॉस्पिटल में 5 दिन के लिए स्टोर करा गया, क्योंकि लखनऊ से उनकी मम्मी को वापस आना था और उन्हें वहाँ पे से आते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। इमरजेंसी टिकट्स नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत वक्त लग गया आते आते। लेकिन इसके बाद ज्योति ने बताया कि अक्षय भाई, शांति ने जो चीज़ें मुझे बताई, जिस दिन अभिनव ने अपनी जान दी उसी दिन से घर में बर्तन गिरने शुरू हो गए, बेड पे चादरें हटनी स्टार्ट हो गई, अपने आप सिलेंडर जो है ऑन हो जाता था, ऑफ हो जाता था, किसी को समझ नहीं आता था कि घर की सारी चीज़ें इधर उधर कौन बिखेर रहा है। जब उनकी मौसी इस खबर को सुन के उनके घर पर वापस आई तो मौसी जी ने जो रात को दृश्य देखा, उसको देखने के बाद मौसी कभी भी अभिनव के घर पे वापस नहीं आई। मौसी इसी चीज़ के लिए आई थी कि वो एक अफसोस जताना चाहती थी कि हमारे बच्चे के साथ ठीक नहीं हुआ। शांति ने बताया ज्योति को कि मौसी जी रात को सो रही थी और मम्मी आई नहीं थी। 1:30 बजे मौसी जी की आँख खुली तो उन्हें दिखा जैसे अभिनव सामने बैठा हुआ है और वो जीभ निकाल के उन्हें चिढ़ा रहा है। मतलब वो दृश्य देखने में इतना ज़्यादा घबराने वाला था कि मौसी जी को वहीं पर बेहोशी आ गई। सुबह जब मौसी जी उठी और उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैंने साक्षात रात को अभिनव को देखा था। 5 दिन बड़ी मुश्किल से बीते। उसके बाद जो मम्मी जी थी वो लखनऊ से वापस आई और उन्होंने वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से हंगामा मचाया। जैसे कि आप जानते हैं कि माँ को कैसा लगता होगा जब उसका बच्चा गुजर जाए। ये सब चीज़ें होने के बाद उनकी मम्मी की प्रेजेंस में अभिनव का क्रियाक्रम करा गया। क्रियाक्रम करने के बाद शांति ने ज्योति को बताया। शांति जो कि अभिनव की बहन थी, उन्होंने ज्योति को बहुत तरीके से बताया कि बहन, जिस दिन क्रियाक्रम हुआ उस दिन घर में हरकतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। घर में रखे बर्तन अपने आप दोबारा गिरने लगे। रात को जो कपड़े दीवारों पर टंगे होते थे वो गिर जाते थे। अलग अलग तरीके की चिल्लाने की, रोने की आवाज़ आती। जो ज्योति थी उन्हें पता चला शांति के जो बड़े वाले भाई थे, मतलब अभिनव के जो भाई थे बड़े, धीरे धीरे उनकी भी हरकतें अभिनव जैसी होने लगी। वो भी अपने घर से रात को 1 बजे लापता हो जाते थे। कहाँ चले जाते थे किसी को मालूम नहीं था। वो उठते रात को 1-1:30 बजे अपने घर में घूमते और कुछ ढूंढने की कोशिश करते। घर वाले वैसे ही अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे कि चीज़ें अभिनव के साथ किस तरीके से हुई थी, क्या हुई थी। लेकिन अब घर में एक नया मामला शुरू हो गया था कि अभिनव के जो बड़े भाई थे वो भी इसी तरीके से रिएक्ट कर रहे थे। हद तो उस दिन हो गई जिस दिन मोहल्ले में फिर दोबारा एक तूफान की तरह एक खबर फैलनी शुरू हुई। उस दिन अभिनव के जो बड़े भाई थे वो उठे, उन्होंने सुबह 11 साढ़े 11 बजे चाय पी और वो उसी तरीके से फाटक पे उसी कंडीशन में मिले। वो अपनी जान देने उसी टाइम पर 11:30 बजे उसी पोजीशन पर जहाँ पर अभिनव गए थे उसी तरीके से ट्रेन के नीचे आना चाहते थे, लेकिन मोहल्ले पड़ोस वालों ने वक्त रहते उन्हें बचा लिया। जब इतना सब कुछ पूरे मोहल्ले में हो गया, पूरा मोहल्ला एक दिन इकट्ठा हुआ और उन्होंने अभिनव की मम्मी को बहुत ज़्यादा डांटा। जो शांति थी, अभिनव के बड़े भाई थे, उनकी मम्मी थी, मोहल्ले वालों ने इतनी बुरी तरीके से डांटा और उन्हें ये बोला कि चीज़ें आपके घर तक पहुंच गई हैं, आपको पता कर लेना चाहिए कि आपके साथ क्या ऊंच नीच हो रही है, इससे पहले ये चीज़ें मोहल्ले तक आ जाएं। ज्योति ने बताया कि अक्षय भाई, हमारे 4 गली छोड़ के एक भंडारी अंकल रहते थे और भंडारी अंकल इन्हीं चीज़ों में काम करते थे, वो उतारे का काम करते थे। भंडारी अंकल की बस एक ही शर्त थी कि अगर आपके घर में कोई दिक्कत है तो अपने घर की मिट्टी उठा के ले आओ। ज्योति ने बताया कि शांति, उनकी मम्मी और उनके बड़े भाई अपनी वाइफ को घर पे छोड़ के भंडारी अंकल के पास गए मिट्टी लेके। और जो शांति ने ज्योति को बताया, ज्योति ने बताया कि अक्षय भाई, शांति ने मुझे बताया कि जब हम वहाँ मिट्टी लेके पहुँचे तो बाबा ने सामने से, भंडारी अंकल जो थे बाबा, उन्होंने साफ साफ बता दिया कि तुम्हारा भाई ऐसे ही नहीं मरा, 1 साल से तुम्हारा भाई पोजेस था। एक हस्बैंड वाइफ का जोड़ा तुम्हारे भाई के ऊपर 1 साल से नज़र गाड़ के बैठा हुआ था। तुम्हारे भाई को 1 साल से ले जाने की कोशिश की जा रही थी और तुम्हारा भाई जो ढूंढता था वो रात को अपने आप को मारने के लिए कोई ना कोई कस्सी या दराती ढूंढे करता था। वो तो उसे वक्त पे मिल नहीं पाती थी, इसलिए वो जंगल की ओर निकल जाता था। पूरी रात जंगल में बैठ के वो अपने आप को कोसा करता था कि उससे ऐसी कौन सी गलती हुई है जिसकी वजह से 2 आत्माएं उसके शरीर में इस तरीके से प्रवेश कर गई हैं। घर वाले बहुत ज़्यादा हैरान थे क्योंकि समझ नहीं आ रहा था किस वजह से ये हो रहा था। और जब भंडारी बाबा ने सारी चीज़ें उनके सामने खोली तो आज तक वो इन चीज़ों से उभर नहीं पाए हैं। जो भंडारी बाबा थे, भंडारी अंकल थे, उन्होंने बताया कि आपका जो लड़का था वो पूरे मोहल्ले के लड़कों के साथ एक अबैंडन्ड लोकेशन पे जाता था, एक ऐसी जगह पे जाता था जहाँ पर अभी के टाइम पे एक बहुत बड़ी टंकी बनी हुई है, लेकिन उसके बगल में पहले एक बहुत बड़ा घर बनाने की कोशिश की गई थी, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन के दौरान ये दोनों हस्बैंड वाइफ चल बसे थे।
वहाँ पर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। आपका लड़का वहाँ जब तक दोस्तों के साथ जाता था तब तक तो ठीक था, लेकिन एक दिन अभिनव ने वहाँ पर टॉयलेट कर दिया जब वो अकेले गए थे सिगरेट पीने के लिए, जिस वजह से वो जो हस्बैंड वाइफ की स्पिरिट थी वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ गए कि उन्होंने अभिनव को टारगेट बना लिया। 1 साल से वो पूरी कोशिश कर रहे थे लेकिन वो ले जा नहीं पा रहे थे। अब इसके बाद जो बाबा ने चीज़ें बताई, भंडारी अंकल ने जो चीज़ें बताई वो मुझे बहुत बुरी तरीके से डरा गई। भंडारी अंकल ने सारे परिवार को बोला कि एक काम करो, अभी आप लोग घर जाओ, कल आप लोग आना, कल मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा, लेकिन आज जब आप घर जाओगे तो अपने घर के पीछे देखना, वहाँ पर आपको कुछ चौंकाने वाली चीज़ मिलेगी। जब ये लोग अपने घर वापस आए और घर के पीछे वाले एरिया में देखा तो वहाँ पर 4 गड्ढे खुदे हुए थे। 4 गड्ढे। वो 4 गड्ढे किसी और ने नहीं खोदे थे, वो अभिनव ने खोदे थे। एक शांति के लिए, एक अपने बड़े भाई के लिए, एक अपनी मम्मी के लिए, और एक जो एक नया बच्चा आने वाला था इस ज़िंदगी में उसके लिए। जब ये अगले दिन पहुँचे भंडारी अंकल के सामने, भंडारी बाबा के सामने, तो भंडारी अंकल ने बताया कि वो जो लड़की जो वाइफ के तौर पे आई है वो किसी और ब्लड लाइन की है, इसलिए उसे छोड़ के जो अभिनव थे उनकी आत्मा चारों घर वालों को ले जाने वाली थी। अगर वक्त पे इस चीज़ का पता नहीं चलता है या फिर ये लोग भंडारी अंकल के पास, भंडारी बाबा के पास नहीं पहुँचते तो इनकी ज़िंदगी बच नहीं पाती। इसके बाद जो अभिनव के बड़े भाई थे उन्हें पता चला कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है। मतलब अभिनव को कैसे ये चीज़ पता चली, एज अ स्पिरिट, एज अ आत्मा वो इस पूरे घर का खात्मा करना चाहते थे। और क्यों? क्योंकि उन्होंने टॉयलेट कर दिया था उन स्पिरिट्स के ऊपर, उनकी जहाँ पर एक टाइम पर बॉडी पड़ी थी, जहाँ पर वो दब के मरे थे। जब भंडारी अंकल ने, भंडारी बाबा ने इस चीज़ को क्लियर किया कि भाई आपका जो भाई था अभिनव वो आपको ले जाने की पूरी तैयारी में था, ये जो स्पिरिट थी अभिनव की, इसका पूरा टास्क था कि 1 साल के अंदर 4 लाशें गिरानी है उस गड्ढे में। भंडारी अंकल ने अपनी तरफ से पूरी विधि विधान किया, पूरी पूजा पाठ की। ये बात 2022 की है। ज्योति ने बताया अक्षय भाई उसके बाद तो मेरी शादी हो गई, लेकिन शांति की अभी भी शादी नहीं हुई है क्योंकि वो लोग बहुत बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, लेकिन वो लोग उभर रहे हैं इन सब चीज़ों से। लेकिन जो सबसे घबराने वाली बात है, ज्योति ने बताया कि अभी भी गाँव में अभिनव को घूमते देखा जाता है और अभिनव के परिवार वाले खुद इस चीज़ को बोलते हैं कि घर में अभी भी अभिनव के होने को फील किया जाता है। आप इमेजिन कीजिए कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अचानक से आपको पता लगे कि आपके आसपास भी कोई है, तो आप पे क्या बीतेगी। हालांकि ज्योति ने सिर्फ इतनी सी बात बोली कि अक्षय भाई कभी कभार उस लोकेशन को हमें छोड़ देना चाहिए जो बहुत ज़्यादा अबैंडेंट है, जहाँ पर कोई भी नहीं जाता है। ये लोग सिगरेट पीने जाते थे और सिगरेट पीने के बाद इन लोगों ने वहाँ पर क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन अभिनव उस चीज़ का शिकार हो गए। ऐसे रियल इंसिडेंट के बाद मेरी आपसे क्या ही रिक्वेस्ट होती है कि भाई जो लोग नए व्यूअर्स हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। मैंने खुद ज्योति से पर्सनली इस बारे में बात की, ज्योति से एक एक चीज़ कन्फर्म की, ज्योति ने मुझे सारी चीज़ें बताई और उनसे मैंने ये भी कहा कि जब ये रियल इंसिडेंट आएगा तो आपको कमेंट करना है ताकि मैं पिन करवाऊँ, ताकि हमारी जनता को ऑथेंटिकेशन मिल पाए। क्योंकि ऐसे रियल इंसिडेंट मेरे हिसाब से कोई नहीं कवर कर रहा है जहाँ पर एक एक चीज़ इस तरीके से बारीकी से बताई जाए। तो हमारा मोटिवेशन क्या है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। और इसी के साथ आपको अगर लगता है कि यार मुझे अपना पूरा किस्सा कैमरे के सामने बताना है, तो हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ होरा शो, जहाँ पर हमारे गेस्ट के साथ सब्सक्राइबर्स भी आ रहे हैं और इतने दहलाने वाले और दर्दनाक हादसे लेके आ रहे हैं। आप वहाँ पे जाइए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और वहाँ पर आए दिन थर्सडे संडे हम ऐसे पॉडकास्ट लेके आते हैं जहाँ पर धमाकेदार तरीके से सब्सक्राइबर्स बताते हैं कि भाई हमारे बगल में अभी भी कोई बैठा है, हमें ऐसा महसूस होता है। तो जाइए उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो और आप चाहते हैं कि मैं उसे अपनी आवाज़ में नैरेट करूँ, तो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर नंबर दिख रहा है, सीधा जाके आपको क्या करना है, रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज देना है। इसके बाद मैं आपको एक प्रक्रिया बता देता हूँ। अगर आप पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि गेस्ट के साथ हम सब्सक्राइबर को भी बुला रहे हैं, तो प्रक्रिया सिर्फ इतनी सी है। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट आपको रिकॉर्ड करके भेज देना और नीचे मेंशन कर देना कि भाई हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, दिल्ली में हमारा सेंटर है। टीम एक बार रिव्यू करेगी जो रिकॉर्डिंग आप भेजोगे, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। आप कैमरे के सामने, जनता के सामने पूरा अपना रियल इंसिडेंट बता सकते हैं। इसके बाद जो इंस्टाग्राम यूट्यूब को आप प्यार दे रहे हैं उसी तरीके से बनाए रखिए, फेसबुक को भी इसी तरीके से देना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब आप ही की भारी डिमांड पर भाई हम अलग अलग चैनल बना रहे हैं, क्लिप्स हमारे अलग आ रहे हैं, शॉर्ट्स हमारे अलग आ रहे हैं, पॉडकास्ट हमारे अलग आ रहे हैं, मेन स्टोरीज अलग आ रही है। अगर आपने हर चैनल को सपोर्ट करा तो हम मेन स्टोरीज की संख्या बढ़ा देंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आपके सामने भर भर के रियल इंसिडेंट आए जो लोग हम तक भेज रहे हैं और लोग उसी तरीके से भेज रहे हैं जो उनकी ज़िंदगी में हो रहा है। जितना ज़्यादा हो सके माँ बाप से प्यार बना के रखिए, जितना ज़्यादा हो सके माँ बाप की इज्जत करिए, जितना ज़्यादा हो सके माँ बाप का ध्यान रखिए, क्योंकि अब ये उम्र है जहाँ पर आपको माँ बाप को संभालना है। मैं तो सिर्फ आखिरी में आके इतना ही बोलूँगा, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल। कि तुम्हारा भाई को हस्बैंड वाइफ दो ऊपर ही हवा लगा हुआ था इसके ऊपर,
बहुत दिनों से लगा हुआ था, 1 साल से उसके साथ ही था, उसे ले जाने का कोशिश कर रहा था। तो जाके जब देखा, वो उनके फैमिली ने जब देखा, सही में वो जिसने सुसाइड किया था उसने अपने मम्मी के लिए, अपने 2 बड़े भाई के लिए और अपने दीदी के लिए एक 4 लोगों के नाम से गट्टा खून के रखा हुआ था। इंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा था, तो उसी समय पे वहाँ पे बिल्डिंग टूटने के कारण वहाँ पे बहुत लोग मर गए थे वहाँ पे। तब से वो बंद ही रहता था, अकेले ही गया था, कोई भी दोस्त नहीं गया था। उसी दिनों से वो चीज़ लग गई थी।